हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हम इसको बहुत इजीएस्ट वे से पढ़ेंगे एंड आई होप कि ये वीडियो आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी, आपके डाउट्स क्लियर करेगी एंड ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे ना निकले। हम ये वीडियो स्टेप वाइज करेंगे। हमने जैसे सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियोस हमने 2 पार्ट्स में करी है, उसी तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी सेपरेट करके करेंगे एंड टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलराउच ला करेंगे एंड लास्ट में उसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच कंप्लीट वीडियो सो एज टू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट। सो लेट्स वॉच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। नो, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। क्या होती है? दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं दे आर द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का सिंपलेस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो जिंक है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और हमारा जो कॉपर है उसकी रिडक्शन हो रही है। तो आपके जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है और एक स्पीशीज रिड्यूस होती है। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है और जिसकी रिडक्शन होती है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। तो ये दिस इज द बेसिक ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने रिडॉक्स रिएक्शन देख लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात आती है तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स, ऐसी स्पीशीज, ऐसी एसिड्स या बेसिस जिनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दे गेट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस। आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, दे गेट कंप्लीटली डिसोशिएटेड, लाइक NaCl, आपका HCl हो गया, आपका NaOH हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, क्यों है? बिकॉज उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, सो दे आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड। मोर नंबर ऑफ आयंस है तो इसमें से इनका जो दे है मोर इलेक्ट्रिसिटी पावर। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट उनकी जो पावर है वो वीक है बिकॉज दे डू नॉट गेट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती है। सो इनकी जो अल्फा हम कैलकुलेट करते हैं, अल्फा क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अल्फा क्या है? नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएटेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आयंस। कितने आयंस की डिसोसिएशन हो गई है और कितने में से हुई है, टोटल आयंस कितने थे और उनमें से कितनी हो गई है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो अल्फा है इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये सारे में जो भी चीजें आपको यहाँ पर लिखवा रही, ऑल दीज आर फ्रॉम योर MCQs। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कहीं से भी करोगे सो यू विल लूज योर मार्क्स। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारे साथ एक और टर्म आती है दैट इज द मेटालिक कंडक्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटालिक वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक। अब हमने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोलाइट्स में से पास करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमें पता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस? अब हम क्या डिफरेंसेस दे सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो आपने यहाँ पर आपने क्या देना है, जो आपकी मेटालिक कंडक्टेंस है इसमें जो है करंट किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्या है? इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है मेटालिक में, नो केमिकल चेंज। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है इसमें केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज अकर्स। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? जो आपकी मेटालिक कंडक्टेंस है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन आपकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक है ये इंक्रीज करती है, लेकिन आपकी जो मेटालिक है ये आपकी डिक्रीज करती है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कॉपर एंड सिल्वर। और इलेक्ट्रोलाइट के तो हमारे पास एग्जाम्पल काफी सारे हैं, HCl है, NaOH है, ये ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सो ये थी हमारी ब्रीफ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप कह सकते हो बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन टॉपिक। नेक्स्ट वी विल डू द कंसंट्रेशन टर्म्स। हमारे नहीं सॉरी, नेक्स्ट हम करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को पढ़ना है, मेटालिक कंडक्टेंस के बारे में हमें ब्रीफ नॉलेज ले ली है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग, these are the complete notes of your chapter of electrolytic
कंडक्टेंस। कंप्लीट वीडियो देखिए और अपनी कॉपीज पर नोट बनाइए, नो नीड टू गो हियर एंड देयर। सो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उतनी ज्यादा आपकी करंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस मोर करंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन वीक कम करंट उसमें पास होगा। सो दिस इज द मेन फैक्टर। सेकंड आप फैक्टर दे सकते हो कंसंट्रेशन। तो वो कंसंट्रेशन जो है वो कैसे अफेक्ट करती है। कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है मींस उसके अंदर मोर आयंस है। कंसंट्रेटेड मीन मोर आयंस, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे, अब उसमें क्या होगा, जितने ज्यादा आयन होंगे मूवमेंट धीरे हो जाएगी। अगर क्राउड ज्यादा है तो मूवमेंट कम होती है, क्राउड कम है तो मूवमेंट फास्ट होती है। सो मोर आयंस लेस कंडक्टिविटी। ये सारे आपके क्वेश्चन है जो आपका एमसीक्यूज में आते हैं। लेस आयंस मोर कंडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्टर्स में से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड आप फैक्टर दे सकते हो इसका टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर का तो हमने पहले ही करा है, अभी करा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों? इट इज ड्यू टू डिक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। डिक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, क्योंकि बॉन्ड्स टूटेंगे और जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर जाएंगे तो इंटरेक्शन उनके अंदर कम हो जाएगी। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर आप दे सकते हो साइज। मोर इज द साइज, मोर साइज लेस कंडक्टिविटी। साइज बढ़ने से कंडक्टिविटी कम होती है। अगर एक फैटी बंदा है वो धीरे चलेगा एज कंपेयर टू द स्लिमर वन। सो सेम केस इज अप्लाइड हियर, स्मॉल साइज more is the conductivity. So these are the factors which influence the conductance. अब हम करेंगे, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं कंडक्टेंस से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंडक्टेंस टर्म्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। नाउ व्हाट इज ओम्स लॉ? हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है V is equal to IR. The potential difference applied across a conductor is directly related to the amount of current you are passing through it. So हमारा एक रिलेशन है that is a V is equal to IR. R आपकी रेजिस्टेंस है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है एंड I आपका करंट है। सेकंड यहीं से हम निकालते हैं R। R क्या है? आपकी रेजिस्टेंस। सो सेकंड हमारा जो टर्म आती है दैट इज अ रेजिस्टेंस। आपकी सभी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। सो R क्या है? आपकी रेजिस्टेंस। नो, रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, एक ऐसी चीज जो करंट को फ्लो होने में रुकावट डालती है। अब आपका करंट है किसी न किसी वायर में से पास हो रहा है, उस वायर की कुछ लेंथ भी है, उस वायर का कुछ एरिया भी है। इट मीन जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू L अपॉन A। जिस भी वायर में से पास हो रही है उसकी कुछ लेंथ है, कुछ एरिया है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू A। तो R इज इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। नाउ व्हाट इज रो? रो जो है दैट इज सेड टू बी द रेजिस्टिविटी। रो को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसकी हमारी जब इसकी आपने साथ साथ यूनिट भी निकालनी है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन A। अब यहां से आप रेजिस्टिविटी निकालो, रेजिस्टिविटी दैट इज रो, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अब R रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होगी आपकी? सेंटीमीटर। इसको काट दो तो आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर। तो आपसे ये यूनिट्स भी पूछी जाती हैं एमसीक्यूज में, ये भी आपने अच्छी तरह से करनी है। तो अभी तक हमने क्या करा है? ओम्स लॉ पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ी है और रेजिस्टिविटी पढ़ी है। नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज अ कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या है कि कितनी आसानी से आप किसी अपनी कंडक्टर में से करंट पास करते हो। इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? सो यू कैन राइट, इसका सिंबल है G, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। सो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास, और इसका अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। नेक्स्ट आपके पास आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी टर्म, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसका सिंबल है K, इसको हम कापा भी बोलते हैं, ठीक है, KAPPA, कापा। नाउ इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रो, K इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। अब रो का हमें पता है, रो क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रो क्या थी? RA अपॉन L। आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RA अपॉन L। सो नाउ यू कैन राइट K इज इक्वल टू L अपॉन RA। सो 1 अपॉन R आ गया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन R क्या है आपका? G, दैट इज कंडक्टेंस। L अपॉन K है, A है,
दैट इज उसकी लेंथ एंड एरिया जो आप जिसमें से आप पास कर रहे हो, तो L अपॉन ए को हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट का सिंबल जो होता है इट इज G स्टार। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, जो मेरी कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर है, कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो इसकी यूनिट क्या रहेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। 1 मोल, मोल से रिलेटेड आ गया है, इसका सिंबल हमारा लैम्डा m होता है। सो लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन c। c क्या है, आपकी कंसंट्रेशन, और इसको हम मोलैरिटी की फॉर्म में लेते हैं हमेशा। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए ये टर्म आपकी यूज होती है, कापा इनटू 1000 अपॉन c। c इज योर कंसंट्रेशन। तो इसकी यूनिट्स क्या होती है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट्स आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, तो उनकी वेरिएशन ज्यादा नहीं होती, बिकॉज उनकी आप किसी भी टेम्परेचर पर डिसोसिएशन कर लो, दे ऑलवेज शो कंप्लीट डिसोसिएशन। अब फर्क किस पर पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का पड़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो उनकी जो कंडक्टिविटी पावर है वो इंक्रीज होती है। तो अगर आप ग्राफ बनाते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो है इतनी वेरिएशन शो नहीं करता है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है एकदम से स्टीप कर्व देता है आपको। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, ये हम बात कर रहे हैं ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या असर होता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके अंदर स्मॉल इंक्रीज आती है, कंडक्टिविटी में स्मॉल इंक्रीज। लेकिन जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, अगर आप उनकी डाइल्यूशन करते हो तो इट शोज शार्प इंक्रीज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट विल डू वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जो कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आना ही आना है, 100% आना है। दैट इज द कोलराउच लॉ। बच्चों को इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आती है, सो इट इज नॉट मच टफ। कोलराउच लॉ। अब कोलराउच लॉ क्या कहता है, कोलराउच लॉ सेज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is the limiting molar conductivity of cation and anion which are present in the solution. The limiting molar conductivity, this is the, मैं थोड़ा सा आपको लिख देती हूँ, the limiting molar conductivity of electrolyte is the sum of limiting molar conductivity of cation and anion present in the solution. Very important definition in the solution. तो इसका आप एक्सप्रेशन कैसे देते हो, ये जो नोड है इट रिप्रेजेंट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर सॉल्यूशन इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन द सॉल्यूशन। ये जो आपका V पॉजिटिव और V नेगेटिव है, ये आपका क्या बताते हैं आपको, नंबर, क्या आपका सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस कितने हैं, एंड दीज आर द केटाइंस एंड एनाइंस जो भी आपके सिंबल जो भी आपके सॉल्यूशन में दे रखा है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलराच लॉ। इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमें क्या कहती है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करते, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक देयर मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन कोलाज के अकॉर्डिंगली हम इसकी कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके 2 फॉर्मूले हैं, लाइक एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे करेंगे, ये 2 फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ और इन्हीं से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अगर आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी आती तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी आपने पता करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl।
So this is your first application. Now second application क्या है? It is used to calculate degree of dissociation of weak electrolyte. Degree of dissociation of weak electrolyte. ये मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिलेटेड है। कोलार्स की बहुत ज्यादा इसमें रोल इसने प्ले किया है। इसका सो सिंबल हमारा ये होता है, दैट इज द कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला है। आपको स्टेटमेंट ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। थर्ड क्या है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली। थर्ड, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट of weak electrolyte. Dissociation constant of weak electrolyte. अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का सिंबल होता है हमारा K, so K is equal to C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C क्या है आपकी कंसंट्रेशन जो आपको दे रखी होगी। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट solubility of It is used to calculate solubility of sparingly soluble salt. अब sparingly soluble salt क्या होते हैं? जो completely dissolve नहीं होते, जो कि partially होते हैं, like silver का salt है, ये नहीं होता है। तो इसकी आपने मोलर कंडक्टिविटी कैसे करनी है पता? That is K into 1000 upon solubility. अब solubility क्या है? That is a concentration. So it is K into 1000 upon solubility चेक करनी है ना, तो solubility के लिए सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा? solubility is equal to K into 1000 upon your lambda m. So these are the four applications of Collard's law जो कि आपको आनी चाहिए और इन्हीं से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। Now we are going to discuss the numericals related to the Collard's law जो कि 3 मार्क्स में आपको बोर्ड्स में आना ही आना है। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे एंड जस्ट फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, किसी भी दूसरी बुक के पीछे नहीं जाना है, चाहे कोई जितना भी मर्जी बोले, जस्ट फोकस्ड एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली, यू कैन गेट 90% मार्क्स। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution with डायमीटर हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड कंडक्टिविटी दे रखी है इज 5.55 into 10⁻³ ओम। कैलकुलेट, ये इतनी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या बोला गया है हमें? रेजिस्टिविटी निकालिए, सेकेंड कंडक्टिविटी, 3 चीजें हमसे पूछी गई हैं और साथ में मोलर कंडक्टिविटी। अब जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहले आपने कम से कम 2 या 3 बार स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है, देन चेक कि मुझे क्या दिया है और मुझे क्या निकालना है। अब मेरे को पूछा गया है रेजिस्टिविटी, तो मैं सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखूंगी, इट इज RA/L। देन मेरे से पूछी गई कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? K। तो सबसे पहले तो मेरे पास है RA/L। R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मुझे इतनी दे रखी है, बट मुझे कहीं भी एरिया नजर नहीं आ रहा। कंसंट्रेशन मुझे नजर आ रही है, ना तो मुझे एरिया नजर आ रहा है, लेंथ मुझे नजर आ रही है। इट मींस फर्स्टली आई हैव टू फाइंड द एरिया, लेकिन मुझे डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से मेरा एरिया निकलेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर। अब डायमीटर से मैंने पहले रेडियस निकाला है, क्लियर? लेंथ है इसकी 1 सेंट, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट करते हैं 1 सेंटीमीटर का रेडियस कितना हो गया? रेडियस विल बी 0.5। ओके, सो जस्ट 0.05, रेडियस कितना आ गया? 0.05। सो जस्ट चेक 3.14 पाई की वैल्यू है, रेडियस है हमारा 0.05 इंटू 0.05, इट कम्स टू बी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को एरिया पता चल गया है। सो नाउ आई विल फिल द वैल्यू। सो मेरे पास क्या है? P is equal to RA/L। तो यहां से मुझे निकालनी है अपनी रेजिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल टू, मैं इसके लिए ये भी लिख सकती हूँ, रो इज इक्वल टू R/, दैट इज सेल कांस्टेंट, L/A। तो हम R की वैल्यू फिल करेंगे, 5.55 इंटू 10⁻³ दे रखी है, और L/A जो है वो सॉल्व करके मेरा आता है 63.694। L/A क्या है आपका? L आपकी लेंथ है, दैट इज 50 सेंटीमीटर, और एरिया क्या है आपका? आया 0.785। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है 63.694। तो यहां पर आपने देख रहे हो आपकी जो रेजिस्टिविटी है, इट कम्स टू बी
ओम सेंटीमीटर। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड अब मुझे कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दैट इज कापा। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज के। के क्या है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मैंने अभी निकाली है, सो मैं इसका जस्ट रिवर्स कर दूंगी। 87.135, इसका आप रिवर्स करते हो, यू विल गेट 1.184 into 10⁻²- सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। सीमन क्या है? ओम इनवर्स को आप सीमन भी लिख सकते हो, कईयों को ये भी नहीं पता होता। नेक्स्ट हमने पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? मोलर कंडक्टिविटी का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? कापा कंडक्टिविटी इंटू 1000/c। c क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज गिवन टू मी 0.05 मोलर। कंडक्टिविटी मैंने अभी यहाँ पर निकाल दी, सो आई एम फिलिंग द वैल्यूज। 1.148 into 10⁻² into 1000 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन मुझे दे रखी है 0.05। तो इसको सॉल्व करते हो, यू विल गेट 229.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो इन दिस वे आपसे 3 नंबर में ये पूछा जाएगा। सो लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल, आपको क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी और। ऑल न्यूमेरिकल्स आर ऑफ योर एनसीईआरटी। सो कहीं भी बाहर से कुछ नहीं जाना है आपको, बारी बारी से हम ये बोल रहे हैं। So this video is very much beneficial for you. So don't forget to subscribe this video. चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल हम करते हैं। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड आ गया है, एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट 298 केल्विन is 1.65 into 10⁻⁻4 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट फर्स्ट, अगेन 3 चीजें मेरे से पूछी हैं। फर्स्ट मोलर कंडक्टिविटी, सेकेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, और थर्ड मेरे से पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। फर्स्ट हमने न्यूमेरिकल कंडक्टेंस टर्म से करा है, नाउ वी आर डूइंग न्यूमेरिकल ऑफ कोलार्ड स्टार, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले मुझे क्या पूछा गया है? मोलर कंडक्टिविटी। मुझे दिया क्या गया है? मुझे दिया गया है लैम्डा नोड H इज इक्वल टू 349.1 एंड लैम्डा नोड एसीटेट आयन की मुझे दे रखी है कंडक्टिविटी वैल्यू दैट इज 40.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मुझे ये सारा कुछ स्टेटमेंट में दे रखा है। मुझे सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मोलर कंडक्टिविटी। सो फर्स्ट पार्ट, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है हमारा लैम्डा m। फॉर्मूला लिखोगे आप सबसे पहले। किसी भी न्यूमेरिकल का अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो, हाफ मार्क आके वहीं से कट जाते हैं। सो इट इज k into 1000/c। सो क्या क्या दे रखा है आपको? कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 1.67 into 10⁻⁻4 1000। देन कंसंट्रेशन भी हमें दे रखी है 0.01। इसको आप सॉल्व करते हो, ये आपका आता है 16.50 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल क्या होता है? अल्फा, और इसका फॉर्मूला क्या है? कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायरेक्शन। अब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दैट इज 0.01 पर मैंने अपनी कंडक्टिविटी निकाली है, इट इज 16.5। और लैम्डा नोड मुझे कितना दे रखा है स्टेटमेंट में? पढ़िए, लैम्डा नोड मेरा कितना आएगा वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट कम्स टू बी 390। वो कैसे आया आपका? एट दीज टू वैल्यूज। ठीक है, हमने कोलार्ड्स में पढ़ा है ना, the limiting molar conductivity of a solution is equal to the limiting molar conductivity of the cation and anion which are present in the solution. So just add up 349.1 plus 40.9, it comes to be 390। तो यहां से हमारी आ गई at infinite dilution। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आपका आंसर आता है this much। थर्ड हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसका सिंबल क्या है? के। सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। कंसंट्रेशन हमारी कितनी है? 0.01। अल्फा हमने अभी निकाला है 0.0423, स्क्वायर करना है इसका, अपॉन 1 माइनस 0.0423। इसको आप सॉल्व करो, देन यू विल गेट 1.87 into 10⁻⁻5। So this is a dissociation constant of your weak electrolyte, that is acetic acid. So these are the numerical related to conductance term as well as your Kohlrausch law. So this video is very much beneficial. तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो स्टेप वाइज हम वीडियो डाल रहे हैं, उतना ही डाल रहे हैं जितना कि आपको समझ में आए हैं। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए।
ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हर टॉपिक की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं on each Friday as well as on Sunday at 7 p.m. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.